Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. राधे राधे। तो हमने जो सवाल कर लिए हैं चलो अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें मेरे पास पॉल्स का ऑप्शन भी है और ये आपको 1 मिनट का समय, आपका समय स्टार्ट होता है। अच्छा, ये तो गलत बात हो गई यार। ये तो गलत बात हो गई। अच्छा, ये एक अब लाइव क्लास में एक सिस्टम दिया गया पोल का, जिसमें आप अपना आंसर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें मुझे बताना पड़ेगा आपको। पहले मुझे ही पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है ये पहले मुझे पता होना चाहिए, है ना? इसका सही आंसर मतलब ये जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर पहले मुझे रखने पड़ेंगे अपने पास कि इनके सही आंसर क्या है। और फिर मैं ये पोल करवाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जो आंसर दोगे वो यहाँ से पता चल जाएगा और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने आंसर दिए हैं और कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, कितने ने गलत आंसर दिए हैं, है ना? तो ये हमारा पोल सिस्टम है। अभी 8 जनों ने सही आंसर दिया है और 1 ने गलत आंसर दिया है। अच्छा, लीडर बोर्ड भी है इसमें। अच्छा, सबसे पहले आंसर दिया है रवीना ने और सेकंड नंबर पे दिया है अशोक ने और थर्ड नंबर पे दिया है सुधांशु ने। अरे वाह भाई, गजब गजब। नहीं, ये तो ठीक है काम यार, ये काम तो ठीक है। कभी कभी ये किया जा सकता है। आपको दिख रहा है क्या ये? थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चनों पे ऐसा किया जा सकता है। नहीं, ये ऐसे ट्राई इस तरीके से नहीं था। इस बार लीडर बोर्ड कई चीजें बना के दिए इन लोगों ने, पिछली बार ऐसा नहीं दिया था। पिछली बार इन्होंने नहीं दिया था ऐसा। इस बार तो ये लीडर बोर्ड जो है वो आपको दिख रहा है ये कि कौन नंबर 1 आया, कौन 2 आया, ये नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये अभी आपको दिखाई दे रहा है कि कौन नंबर 1 आया, कौन नंबर 1 आया, कौन नंबर 2 आया? अच्छा, दिख रहा है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो चीजें तो ठीक है। अभी ऑनलाइन में तो क्या होगा कि ऑनलाइन में स्कोप होता है बेहतर होने का। ऑफलाइन में दिक्कत यही थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऑफलाइन में आपके पास ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए जगह नहीं होती और टेक्नोलॉजी का तो उसमें कोई एम्बेडिंग होती ही नहीं है, टेक्नोलॉजी अपनी अलग ही चल रही होती है। लेकिन ऑनलाइन में ये अच्छी बात है कि नई नई टेक्नोलॉजी ऐड होती रहती है, नई नई चीजें आप ऐड कर सकते हैं। आप बच्चों को और अलग तरीके से, भाई ऑब्वियसली बात है, हर चीज क्रिएटिविटी है, तो एजुकेशन भी तो क्रिएटिव होना चाहिए। एजुकेशन भी हमेशा पुराने धड़े पे क्यों चले, एक बोर्ड और एक चौक हो, ऐसा थोड़ी है। आप ज्यादा बच्चों को ज्यादा अलग तरीके से पढ़ा सको, ज्यादा अलग कंपटीशन क्रिएट कर सको, अलग चीजें बना सको उन लोगों के लिए, तो बेहतर है। ये भी ठीक है भाई, कई क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत हमारी बढ़ गई कि भाई पहले से इनके आंसर मुझे निकाल के रखने पड़ेंगे कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये
जब आप पोल डालते हो तो आपको पहले बताना पड़ता है कि सही आंसर क्या है, ताकि बच्चे देख सके। चलो आ जाओ, इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। एटलीस्ट 2-3 सवालों में तो कर ही सकते हैं यार, है ना। मान लो सारे सवालों में मत करें, 2-3 सवालों में तो कर ही सकते हैं। 2-3 सवालों में तो ये नंबर 1 2 3 वाला ठीक लगेगा, है ना। 2-3 अच्छे सवालों में तो ये कर सकते हैं। आओ करेंगे इसको, जरूर करेंगे। ये हमारा ए वेक्टर है। पहले ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इनका मध्य बिंदु पूछा गया। मध्य बिंदु के स्थिति सदिश बताइए। तो मध्य बिंदु आपका हो जाएगा, मान लीजिए सी वेक्टर है, तो ओ सी वेक्टर बराबर हो गया ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बटा 2, क्योंकि दोनों के बारे में लिखा हुआ है स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश है, इसका मतलब दोनों ही ओ से खींचे गए हैं, ओ ए और ओ बी। तो वो भी ओ सी होगा, ओ सी बराबर ओ ए ओ बी बटा 2। दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 4i प्लस 2j और माइनस 4 के बटा 2। 2i प्लस जे माइनस 2 के। अब 1 मिनट रुको, और ये तो आंसर आ गया आपका, लेकिन रुको रुको रुको, आंसर आना पर्याप्त नहीं है। आंसर आना पर्याप्त नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। ये कई बार उम्र निकल जाती है ये समझने पाने में, कि लोगों को लगता है कि सिर्फ आ रहा है पर्याप्त है। नहीं, जो आ रहा है वो यही क्यों आ रहा है और ये क्या आ रहा है। अगर ये बातें क्लियर नहीं है तो वो खाली स्थान है आपके अंदर, और वो डाउट है, वही डाउट है। ये हुआ क्या एक्चुअल में, ये कह रहा है कि कोई ए बिंदु है और ओ से मिलाने पर ये जो वेक्टर बना है ये ओ ए वेक्टर हमें दिया गया, ये ओ ए वेक्टर हमें दिया गया, ये आई प्लस 3j माइनस के है। फिर एक बी वेक्टर है, बी बिंदु है, जिसको मिलाने से ये ओ बी वेक्टर बन गया। ये हमें दिया गया है 3i माइनस जे माइनस 3 के। दोनों को मिलाने से जो रेखा बनी है, रेखाखंड बना है, इसका जो मध्य बिंदु है वो सी है। तो इसका जो स्थिति सदिश है ये आ गया। ये जो अभी आपका आंसर आया ये वो है, ये वाला सदिश है। हाँ, अगर इसे एज ए बिंदु देखना चाहते हो तो चलो बिंदु दिखा देता हूं, क्योंकि स्थिति सदिश और स्थिति एक ही बात होती है। क्योंकि स्थिति सदिश में ओ से मिलाया गया, ओ से मिलाया गया तो वही दिक् अनुपात है और वही बिंदु के निर्देशांक है। तो ये जो इसके सदिश है ये इसके निर्देशांक भी है। तो 1 3 माइनस 1, ये है 3 माइनस 1 माइनस 3, और सी के निर्देशांक हो गए 2 1 माइनस 2। हाँ, अब जाके सवाल पूरा हुआ कि क्या कहना चाहता है और हमने क्या निकाला है। अब पूरा हुआ, इसे कहते हैं पूर्णता। पूर्णता वो नहीं कि ए निकल गया बी निकल, ए बी तो मतलब आप फॉर्मूला लगाएंगे निकल जाएगा, लेकिन ये जो बी आया है कौन नहीं है, क्या दिया गया है, क्या मतलब है इनका, ये जब तक पूर्णता नहीं आती है सवाल में तब तक वो खालिस्तान रहते हैं, और वो खालिस्तान को ही डाउट कहते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 4 पी क्यू आर के 4 सदिश दिए गए हैं। इन चारों सदिश को ए बी सी के रूप में लिखा गया है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोई वेक्टर है, उसके पदों में पी क्यू आर एस को लिखा गया है। अब बताओ इनमें से कौन सी स्थिति सही है। पी क्यू आर एस समांतर है, पी क्यू आर एस समांतर नहीं है, पी क्यू आर एस बराबर है, पी क्यू आर एस समांतर और बराबर है। इनमें से कौन सी स्थिति होगी। वहां कोई खोजिया सूत्र वाला कोई काम नहीं है। खोजिया सूत्र का क्या लेना देना वहां पे, वहां पे खोजिया सूत्र का क्या लेना देना। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे, मध्य सदिश पूछे, इसमें खोजिया का कहां से लेना देना आ गया।
तो पहले पी क्यू वेक्टर निकाल लें। पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, ओ क्यू माइनस ओपी। तो पी वेक्टर कौन सा है, ये रहा, ये पी वेक्टर है। ये क्यू वेक्टर है, आर वेक्टर है, ये एस वेक्टर। तो हमें क्या करना है, ओ क्यू में से ओपी घटाना है। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3A, 3A प्लस 0C। ये आपका पी क्यू वेक्टर आ गया। अब दूसरा है आपका पी क्यू आर एस। आर एस वेक्टर होगा ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस माइनस ओ आर। तो 2A 2A माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3B प्लस माइनस C है 0C। ठीक है, इनमें रिलेशन है, बाकायदा इनमें रिलेशन है। अगर इनके गुणांकों का अनुपात निकाला जाए तो ये आ गया 3/2 बराबर, ये आ गया 3 अंडर रूट 3 बटा 2 अंडर रूट 2, ये आ गया 0/0। तो इसे काटूं तो 3/2 बराबर 3/2 बराबर 0/0। तो 0/0 अनिर्धार्य होता है, तो इस सवाल के लिए वो 3/2 हो जाएगा। तो ये बराबर है, ये बराबर है। इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर है। और एक चीज और भी बताई थी मैंने कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर को लैम्डा से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता हो तो समझ जाओ कि वो समांतर है। अगर एक वेक्टर को लैम्डा से, लैम्डा कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या 5, 10, 15, 5/7, 8/7, अगर एक वेक्टर को मैं लैम्डा से गुणा करूं दूसरा वेक्टर बन जाए, इसका मतलब है कि दोनों एक ही दिशा में है, बस लंबाई का फर्क था, लैम्डा ने वो पूरा कर दिया, लैम्डा ने वो पूरा कर दिया। तो यहाँ पे देखो तो कोई भी एक वेक्टर लेके आप उसको लैम्डा से गुणा करो, जैसे भी ये रहा, इसको मैं अगर 3/2 से गुणा कर दूं तो ऊपर वाला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अगर मैं आर एस को 3/2 से गुणा कर दूं, आर एस को 3/2 से गुणा करने पर वो पी क्यू बनेगा, नहीं बनेगा? तो बन रहा है, इसका मतलब समांतर है, इसका मतलब समांतर है। और ये जो 3/2 है ये दर्शा रहा है कि जो पी क्यू है उसका परिमाण जो है, जो लंबाई है, वो आर एस के बदले 1.5 गुना है, 1.5 गुना लंबाई है, मतलब लंबाई 1.5 गुना है। ये जो लैम्डा है ये परिमाण को समझा रहा है, लैम्डा परिमाण को समझा रहा है कि कितने से गुणा करना पड़ेगा कि लंबाइयां बराबर हो जाएंगी। दिशा तो बराबर, दिशा बराबर नहीं कर सकते, दिशा बराबर ही होगी, बराबर कर नहीं सकते। दिशाओं को बराबर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हमारे पास जो बराबर करने का तरीका है वो परिमाण। तो दिशा पहले से ही बराबर होनी चाहिए, सिर्फ परिमाण को हम लैम्डा से गुणा करके बराबर कर देंगे। कोई मान लो एक 2 मीटर है, एक 5 मीटर है, तो जो 2 मीटर है उसको 5/2 से गुणा करके 5 बना देंगे। लंबाइयां बराबर कर सकते हैं, दिशा बराबर नहीं कर सकते। तो दिशा ऑलरेडी बराबर होनी चाहिए, जो कि यहाँ है। ठीक है, फिर लैम्डा आ गया, ये कंफर्म करता है कि दिशा बराबर थी, सिर्फ परिमाण बराबर करना था, और वो भी कितने से गुणा करना था, 3/2 से गुणा किया, वो चेंज हो गया। इसका मतलब दोनों समानांतर है। क्या ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर होने के लिए समांतर होना प्लस परिमाण बराबर होना, परिमाण बराबर नहीं है। यह साफ दिखा रहा है कि पी क्यू की लंबाई आर एस की लंबाई के 3/2 गुना है, मतलब 1.5 गुना लंबाई है। अगर मैं दोनों साइड परिमाण ले लूं तो ये दिशा रहा है कि पी क्यू का परिमाण आर एस के परिमाण का 3/2 गुण है, मतलब 1.5 गुण है। तो उसकी लंबाई अगर 1 है तो इसकी लंबाई 1.5 है, तो लंबाइयां बराबर है नहीं, और काली दिशा बराबर होने से बराबर नहीं होता।
बराबर तब होता है जब दिशा और परिमाण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इस बार वाले सवाल बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, बहुत शानदार लग रहे हैं, क्योंकि इस बार वाले सवाल बड़े-बड़े सवाल नहीं है। इस बार सारे सवाल, अभी तक जो 9 सवाल मैंने किए, सारे के सारे कंसेप्चुअल है। सब के सब कंसेप्ट वाले सवाल है। इस बार ये होना भी चाहिए। किताबों में बड़ी दिक्कत है आजकल, अच्छी सी किताबें मिलती नहीं है जो एकदम बैलेंस से पेपर बैलेंस से सवाल बनाए। मतलब पहले बच्चे का कोर पार्ट पे काम होना चाहिए। कोर पार्ट का मतलब जो उसकी बेसिक थ्योरी है उससे अंदर डेप्थ में जाके सवाल पूछो। एक बार लंबे-लंबे सवाल, बड़े-बड़े सवाल निकालने के बजाय कि वो जो टॉपिक है उसकी कोई तो मूल धारणा होगी, उसकी मूल धारणा से जुड़े हुए सवाल पूछो। उसकी मूल धारणा से जुड़े हुए सवाल पूछो ताकि बच्चों को वो समझ में आ जाए कि ये है क्या? ये टॉपिक क्या है? क्या होता है वेक्टर? क्या होता है समांतर होना? क्या होता है विपरीत होना? क्या होता है परिमाण में बराबर होना? ये जो मूल कहानी है पहले ये समझ में आ जाएगी, तो फिर आगे भी वो चल जाएगा, आगे सर्वाइव कर जाएगा। जिसको मूल ही नहीं पता और आपने बड़े-बड़े सवाल दे दिए कि चलो ये कर दो, ये कर दो, तो वो भूल जाएगा कि क्या वेक्टर होता है। बस वो सवालों में उलझ जाएगा और सवालों में उत्तर मिलाने के चक्करों में लग जाएगा फिर। अब ये 3 सदिश है, प्रूफ करो। प्रूफ क्या करो? ऑलरेडी है ये। ये समरेखी है, मतलब ये तीनों सदिश एक रेखा में है। तो बताओ ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? ये तीनों सदिश समरेखी है, तो ए का मान बताइए। और कई तरीके से सोचो उसको, कई तरीके से सोचो कि समरेख होने को सदिशों की भाषा में भी सोचो पहले, है ना? अब इसे काट्य तंत्र से मत कर देना, काट्य तंत्र से लपेटा जाएगा, जल्दी हो भी जाएगा। लेकिन जल्दी करने की कोशिश मत करना एक बार, क्योंकि ये बार आप वेक्टर पढ़ रहे हैं। अभी आप पेपर में नहीं बैठे हैं, अभी आप कंसेप्ट बना रहे हैं, समझ बना रहे हैं। अभी आप इसको देखो कि सदिशों की सहायता से, काट्य तंत्र से हो सकता है, वो भी मैं बता दूँगा अभी। लेकिन सदिशों से करने की सोचो कि सदिशों में ये चीज़ें क्या बता रही हैं और कैसे आप इसको प्रूव करोगे कि ये समरेखीय है। क्या आप इसका चित्र बना सकते हैं? समझा सकते हैं कि चित्र में ये क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे ये? समरेखीय होने का, स्थिति सदिश अगर समरेखीय होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? उससे समझो, सदिश को समझो। मैं ना सदिश, क्योंकि आज आप सदिश पढ़ रहे हैं, आज इसको आप 2D से निपटाएँगे, तो फिर सदिशों के साथ बेईमानी हो जाएगी। अभी तो आप सदिश पढ़ रहे हैं ना, आपको 2D आता है, बढ़िया बात है, बधाई हो, आना भी चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें वेक्टर्स कैसे प्ले हो रहे हैं, उनको देखो, उनको बताओ कि उनका कैसे यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है। देखो, आ जाओ, पहले तो मैं आप लोगों को आंसर निकालने वाला काम पहले ही करवा देता हूँ। अगर तीनों स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है, इसका मतलब सब अपने आप में निर्देशांक भी है। सब अपने आप में निर्देशांक भी है। स्थिति सदिश है मतलब निर्देशांक भी है। तो 60, कोमा 3, कोमा के नहीं है इसलिए 0 हो गया। तो ये हो गया 60, 3, 0। ये हो गया 40, कोमा -8, कोमा 0। ये दूसरा निर्देशांक हो गया। तीसरा निर्देशांक आपका हो गया ए और 52 और तीसरा 0 हो गया। ठीक है? इसका मतलब ये 2D है, 3D है ही नहीं, क्योंकि सबका K तो 0 है। सबका K 0 है मतलब सब 2D है। और 2D में हमने पढ़ा है कि अगर 3 बिंदु समरेख होते हैं, तो उनसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। समरेख होने की शर्त।
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमने सारणिक में पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है या सारणिक का मान 0 होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो सारणिक है, वो बराबर 0 होता है। क्योंकि सारणिक की सहायता से किसी बिंदु के निर्देशांक, अगर 3 बिंदु के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो उन 3 बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले द्वारा निकाला जा सकता है। और ये 0 होगा क्योंकि तीनों बिंदु एक रेखा में, एक रेखा में मतलब क्षेत्रफल 0 आएगा। आपके तीनों पॉइंट एक रेखा में, समरेखीय मतलब एक रेखा में, तो वो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, इसका मतलब तीनों बिंदु को जब मैं मिलाऊंगा तो कोई त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा बल्कि एक रेखा बनेगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? जब त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल कितना हुआ? 0। क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। तो यही वाला तरीका हम लगा के, ये तो हमारा हो गया सबसे सस्ता तरीका। 60 3 0 40 8 1 A 52 1। सॉल्व कर लो। 8 + 52, ये 60 हो गया। ये हो गया 3600 और माइनस के हो गए 2240, इधर इसको ले गए 5A और ये हो गया 0 6 1360/5। ज्यादा आ गया मेरा तो, 272 ज्यादा आ गया। इतने बड़े बड़े तो नंबर ही नहीं है। 60 3 1 40 माइनस, अच्छा -8 खा गया, -8 और ये हो गया A और -52। इतने से फर्क तो पड़ ही गया होगा। सारा ही गड़बड़ हो गया। ये गलती बहुत है गणित में, है ना, ये गलती बहुत है। -8 + 52 44।
ए बराबर -100, ये आएगा क्या? अच्छा 40 गुणा 52, 40 गुणा 52 आएगा 0820। 2080। ये हो गया, फिर तो 2200, 2200 होते ही 440 माइनस का 220। अब ठीक है क्या? अब ठीक नहीं है सर, मैं नहीं करूंगा। -8 है, अब ये कौन सा रह गया यार, शान ले ली। कौन सी गुणा और बाकी रहेगी? हे भगवान। ये वन अच्छा ये माइनस का 8 है, माइनस माइनस, ये लास्ट वाला प्लस का 8 हो गया। ये 11 ही हो गया, फिर 11 ए बराबर -440 और ए बराबर -40। है ना, -40, ठीक है ना, 11, ठीक है। चलो बाहर निकलो इससे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, विधेय वेक्टर में आते हैं। वेक्टर में ये कह रहा है कि ये समरेख है, समरेख है इसका मतलब एक ही रेखा चलेगी, सारे सदिश एक ही रेखा में है। मान लो ये वो रेखा है, सारे सदिश इसी रेखा में है। हाँ, इस रेखा के कोई इधर जा सकता है, कोई इधर जा सकता है, लेकिन है इसी रेखा के ऊपर, है इसी रेखा के ऊपर। आपका ये वाला वेक्टर, इससे पहला मैं वेक्टर बोल देता हूँ ओ ए, ये हो गया ओ ए वेक्टर, ये हो गया ओ बी वेक्टर, ये हो गया ओ सी वेक्टर, मान लो, है ना, ओ ए ओ बी ओ सी। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ है, मैं बना नहीं रहा हूँ, नाप तोल के नहीं बना रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एक ओ ए, एक ओ बी और एक ओ सी है। तो ओ ए ये यहां से ले लो, यहां से यहां तक मान लो, ये ओ ए वेक्टर हो गया, तो ये ए बिंदु के निर्देशांक हो गए। फिर ओ बी वेक्टर भी इसी लाइन पे होगा, ओ बी भी इसी लाइन पे होगा, ये मान लो यहां तक आपका ओ बी वेक्टर आ गया। ओ सी भी यही होगा, या तो यहाँ होगा या मान लो पीछे होगा, होगा तो इसी लाइन पे ना, या तो हो सकता है ए से पहले हो सकता है ए और बी के बीच में हो, कहीं भी हो, लाइन तो यही रहेगी, लाइन तो यही रहेगी ना, इसी लाइन के ऊपर रहेंगे। तो मान लेते हैं ओ सी जो है वो यहाँ आ गया, कल्पना करो ये ओ सी आ गया। अब क्या होगा, अगर ये एक लाइन पर है, अगर ये अभी एक लाइन पर है, एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम लंबाइयां निकाल लेंगे। हम पहले ए सी वैक्टर निकाल लेंगे या सी ए वैक्टर, ये वैक्टर निकाल लिया, सी ए वैक्टर निकाल लिया, सी ए वैक्टर निकाल के सी ए वैक्टर की लंबाई निकाल लेंगे, फिर ए बी वैक्टर निकाल लेंगे, इसकी लंबाई निकाल लेंगे, और सी बी वैक्टर की लंबाई निकाल लेंगे, सी बी वैक्टर निकाल के उसकी लंबाई निकाल लेंगे। अगर ये एक रेखा में है तो दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होगा। ये वेक्टर फॉर्म में समझा रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में। उत्तर तो आ चुका है, उत्तर के पीछे मत भागना, उत्तर आ चुका है। बात कर रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में ये कैसे काम करेगा, वेक्टर फॉर्म में ये क्या दे रहा है हमें और ये कैसे काम करेगा। वेक्टर फॉर्म में आप ओ ए हो गया, अब एक लाइन पे आपका चल रहे हैं, एक लाइन पे आप ओ ए, ओ बी आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, उल्टा भी जा सकता है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए इधर ले लो, बी इधर ले लो, सी कहीं ले लो। बात ये रहेगा कि दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर रहेगा, और दो दूरियां कौन सी,
सदिशों वाली, रेखा सदिश वाली। ए बी दूरी, ए से बी वेक्टर, बी से सी वेक्टर, ए से सी वेक्टर, कोई भी तीनों दूरियां निकाल लो। दो दूरियां तीसरी दूरी के बराबर हो सकती है। अब ये तीसरी दूरी कौन सी है ये नहीं पता, क्योंकि हो सकता है बी आगे हो सकता है बी पीछे हो सकता है बी बीच में हो, ए बी सी कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए एग्जैक्टली हमें नहीं पता। हम तीनों वेक्टर निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी तीनों निकालेंगे, उससे लंबाई से पता चल जाएगा कि कौन आगे और कौन पीछे। और दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कन्फर्म है कि ये एक रेखा में है। बात समझ में आई वेक्टर फॉर्म में? ये बात समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई कैसे काम कर रहा है ये वेक्टर फॉर्म कैसे काम कर रहा है? क्यों हम वेक्टर फॉर्म में ये कंडीशन लगाते हैं कि दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होता है? क्योंकि वो आपको तीन स्थिति सदिश दे रहा है, तीन स्थिति सदिश दे रहा है। और अगर वो एक रेखा में, अच्छा अगर ये एक रेखा में नहीं होते, अगर ये एक रेखा में नहीं होते तो क्या होता? तो क्या दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ सकता था? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? आ जाओ। ये आपका है ओ ए वेक्टर, ये आपका है ओ बी वेक्टर, ये आपका ओ सी वेक्टर। और मान लेते हैं ये एक रेखा में नहीं है। अब अगर आप इन तीनों को आपस में मिलाते तो त्रिभुज बनता। ये बन गया कौन सा वेक्टर? ए सी वेक्टर। ये बन गया आपका ए बी वेक्टर, बन गया। ये बन गया बी सी वेक्टर। और इनकी लंबाइयां मतलब त्रिभुज की लंबाइयां, इनकी लंबाइयां मतलब त्रिभुज की लंबाइयां। और त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, हमेशा बड़ी होती है, बराबर नहीं होती, बड़ी होती है। दो दूरियां हमेशा तीसरी दूरी से बड़ी होती है ना? त्रिभुज में तो यही तो नियम काम करता है। बराबर हो भी नहीं सकती, संभव भी नहीं है कि वो बराबर हो जाए। अगर आप कोई त्रिभुज बनाए और त्रिभुज में आप एक जगह ए पर खड़े हों और ए से आपको सी पे जाना हो, तो ए से सी पे जाने के आपके दो रास्ते बनेंगे। एक तो डायरेक्ट आप चले जाओ, ये वाला रास्ता डायरेक्ट, एक ये वाला रास्ता। तो सही बात है कि ये दो दूरियां ज्यादा लंबी पड़ेगी आपको, ये दो दूरियां लंबी पड़ेगी, ये दूरियां लंबी पड़ेंगी। ये सीधा रास्ता आपको सबसे पहले पहुंचाएगा, बाकी दोनों जोड़ पहुंचा वहीं रहे लेकिन घूम के आ रहे, इसलिए लंबा पड़ेगा। इसलिए त्रिभुज में कभी भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा बड़ा ही रहता है ना? समझने की बात? संरेख एक रेखा में न होने से त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बनेगा तो दो भुजाओं का जोड़, चाहे कोई भी दो भुजाएं ले लीजिए, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा ही आएगा। और बराबर आ रहा है इसका मतलब फिर वो एक रेखा में आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? नहीं लंबा हो जाए, अभी मैंने पहले कहा ना, अभी हम कम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग में ये चीजें सीखनी होती है कि कैसे काम कर रहा है, हमें ये पकड़ना है। अभी आप ये मत सोचो कि आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, एग्जाम अभी दूर पड़ा है आपका। अभी तो आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, अभी आप वेक्टर समझ रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, किस तरीके से ये बनता है। अभी वो समय है जो ट्रेनिंग का है, जो गलतियों का है, जो सीखने का है। अभी साबित करने का समय नहीं है। साबित करने का जब समय आए तब फिर आपको, साबित करने वाला टाइम है उस समय वो करिएगा, उस समय फिर ट्रेनिंग मत करिएगा, है ना? आज ट्रेनिंग करने का मतलब सीखने का समय है। जब एग्जाम में जाएं तो साबित करने का समय भी आपको मिलेगा, तब साबित करिएगा। तो सीखने के समय में साबित मत करिए, साबित करने के समय में सीखिए मत। अगला सवाल। अगर ए बी सी एकक सदिश है, एकक सदिश मतलब इकाई सदिश है। अगर ए बी सी इकाई सदिश है तथा तीनों का जोड़ जीरो सदिश है, तो बताइए ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? बिल्कुल, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो आप। ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर अगर समांतर हो गए तो वो एक रेखा में है।
अगर समांतर हो गए, ए बी और ए सी समांतर हो गए तो भी ये संरेख होने की शर्त होगी। ए बी, और आपने ए बी और ए सी निकाला और आपने प्रूफ कर दिया कि ये समांतर है, तो फिर कंफर्म एक रेखा में। अब ये एक रेखा में आप कहोगे समांतर तो ऐसे भी तो हो सकते हैं, अगर आपका दिमाग यूं काम कर रहा है कि समांतर ऐसे भी तो हो सकते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकते। समांतर ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ये समांतर से बढ़ के हैं। इनमें ए कॉमन है, इन दोनों में ए कॉमन है। ए कॉमन है, इसका मतलब दोनों का ए एक है। अब दोनों का ए एक है तो फिर बी जो है वो ए की लाइन पर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता बी यहाँ हो, और अगर बी यहाँ हो गया तो फिर ये समांतर नहीं हो सकती। अगर ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, ए दोनों का एक है ना, ए दोनों का एक है, ए दोनों का एक है, मतलब एक ही बिंदु से दो समांतर रेखाएं खींचे। एक ही बिंदु से दो समांतर रेखाएं खींचोगे तो फिर वो एक ही रेखा बनेगी, दो रेखा नहीं बन सकती। हाँ, दो अलग अलग बिंदुओं से दो समांतर रेखाएं खींच रहे हो तो दो बन जाएगी, लेकिन एक बिंदु से दो समांतर रेखा, अब ये एक बिंदु है ए, इससे दो समांतर रेखाएं खींचो, इस बिंदु से दो खींचो, तो फिर ऑब्वियसली बात है एक यही, इसलिए वो संरेख हो गया। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, सोचो, चीजों के बारे में सोचने से दिमाग बढ़ेगा। अगर हम ये सोचे कि जितना बताया जा रहा है बस उतना पढ़ लें, उतना समझ लें, तो ये पर्याप्त नहीं है। अपना दिमाग लगाइए, दिमाग दौड़ाइए, क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं इसमें और निकल के आ सकती है।
इसको करने के लिए कर दिया। हाँ, स्क्वायर करके करेंगे इसको अपन। इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहले तो कुछ चीजें समझ लो। एक तो जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर हर जगह उसका मतलब होता है, स्क्वायर हर जगह एक जैसा नहीं होता। आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ ली। अब ग्रुप थ्योरी एक को शुरुआत में पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप लोग पहले ये समझ लो कि स्क्वायर हर जगह, स्क्वायर का मायना अलग अलग होता है। कहीं पे स्क्वायर का मतलब कुछ और होता है, कहीं पे कुछ और होता है। ग्रुप थ्योरी सबसे बेस्ट होती है ये पढ़ाने के लिए कि स्क्वायर का मतलब होता है वो जो संक्रिया है, वो चीज जो आप पढ़ रहे हैं, आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें गुणा का क्या मतलब है। वो जो गुणा है उस गुणा को रिपीट करना होता है। स्क्वायर करने का मतलब होता है वो जो संक्रिया है, वो जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज पे आप वो कर रहे हैं, उसमें वो जो संक्रिया है, उस संक्रिया को दोहराना ही स्क्वायर करना कहलाता है। ठीक है ना। तो वेक्टर्स में नॉर्मल गुणा तो होती नहीं है। वेक्टर में नॉर्मल गुणा तो होती नहीं है। अगर मैं किसी वेक्टर का स्क्वायर लिखता हूं तो इसका मतलब मैं डॉट गुणा की बात कर रहा हूं। ए डॉट ए का मतलब होगा ए वेक्टर का स्क्वायर। ये इसका सेंस होगा। ये इसका सेंस होगा। ए को शॉर्टकट में लिखने के लिए, छोटा लिखने के लिए, मैं ए के सदिश का स्क्वायर लिखूंगा। ये ए डॉट ए का प्रतीक होगा। लिखने में आसानी हो, इसका मतलब ये होगा, मतलब डॉट गुणा कर रहा हूं। अगर सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से डॉट गुणा कर रहा हूं तो उसका स्क्वायर, उसका मतलब होगा उसका स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर आप एक चीज और देखें कि अगर आप ए डॉट ए कर रहे हैं और डॉट गुणा का हमारा फॉर्मूला कहता है कि डॉट गुणा बराबर होती है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण और कॉस थीटा। अगर मैं यहां पे ये लगाऊं, दोनों वेक्टर सेम है, तो ये आ जाएगा मेरा ए का परिमाण इंटू ए का परिमाण, क्योंकि दोनों ए है। ए का परिमाण और दोनों के बीच का कोण, दोनों वेक्टर सेम है। अगर दो वेक्टर सेम है, दो वेक्टर सेम है, अगर दो वेक्टर सेम है तो बीच का कोण कितना होगा। मेरे इस हाथ का इस हाथ के साथ कोण कितने का होगा। तो हाथ एक ही है, इसी हाथ के साथ कोण निकालूंगा तो जीरो आना ही है। तो कौन हो गया जीरो। कॉस जीरो का मान एक हो गया। और ये आपका हो गया ए के परिमाण का स्क्वायर। तो इसका मतलब अब ये तीनों चीजें बराबर है, ये तीनों चीजें सेम है। ए डॉट ए के सदिश का स्क्वायर और ए के परिमाण का स्क्वायर, ये तीनों बातें एक है। ये सीखने लायक और जरूरी बात है। ये तीनों बातें एक ही चीज है। मगर मैं ए डॉट ए लिख रहा हूं, या मैं ए सदिश का स्क्वायर लिख रहा हूं, या मैं ए के परिमाण का स्क्वायर लिख रहा हूं, ये तीनों बातें एक है। ठीक है। अब आते हैं वापस से अपने सवाल के ऊपर। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। ए बी सी एकक सदिश है, मतलब ए का परिमाण एक है, बी का परिमाण भी एक है, सी का परिमाण भी एक है। ए का, बी का और सी का परिमाण एक है। अब अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पहले तीनों को जोड़ें और फिर उसका स्क्वायर करें। जैसा कि स्क्वायर का मतलब मैं बता चुका, स्क्वायर का मतलब होता है ए वेक्टर, इनको इसी वेक्टर के साथ डॉट गुणा करो, इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ डॉट गुणा करो। ए प्लस बी प्लस सी की डॉट गुणा ए प्लस बी प्लस सी के साथ, इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ डॉट गुणा करो। तो ब्रैकेट खुलेंगे, बंटनता का नियम लगेगा। बंटनता का नियम मतलब बांट दो। एक बार बांट लो, अगली बार फॉर्मूला बना लो, ताकि बार बार इस तरीके से एक एक करके ना बांटना पड़े, बार बार एक एक करके न बांटना पड़े।
ठीक है, ये सारा कर दिया। ये हो गया आपका ए डॉट ए, ए डॉट ए जो कि होता है ए के परिमाण का स्क्वायर। ये हो गया बी के परिमाण का स्क्वायर। आगे हो गया ए डॉट बी, और हम जानते हैं डॉट गुणा में ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं। ये हो गया 2 ए डॉट बी और 2 ही ए डॉट सी और 2 ही बी डॉट सी। अब ये फॉर्मूला बन गया। अगली बार हम इस तरीके से खोलेंगे नहीं। अब इस फॉर्मूले को अपने पास रख लो। अब इस फॉर्मूले को अपने पास रख लो। ये होता है तरीका, इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में आप चीजों को करके देखते हो, एकदम जीरो से करके देखते हो, लेकिन जब वो एक बार बन जाती है अगली बार आप उसको नहीं करते जीरो से। अगली बार आप वो जो बन गया पहली बार आप खुद करते हैं उसको, पूरा करके देखते हैं, एक एक चीज बना बना के अपने हाथ से बना के देखते हैं, सब चीजें खोल के। जब वो एक बार बन जाती है अगली बार उसे आप एज ए फॉर्मूला बना के अपने पास रख लेते हैं। अब आपके पास एक क्लियरिटी भी है कि ये क्यों आया, अब ये भी पता है इसको कैसे यूज करना है, तो वो चीज ऐड हो जाती है। इसे कहते हैं ऑटोमेट करना। अब अपनी चीजों को ऑटोमेट कर दिया कि भैया अब सीधा डायरेक्ट इसकी वैल्यू अब मैं सीधे फॉर्मूले में डायरेक्ट रखूंगा। अब मैं फॉर्मूले को खोलूंगा नहीं, अगली बार मैं नहीं खोलूंगा, एक बार खोल के देखना था, एक बार तो करके देखना होता है। रेडीमेड फॉर्मूला लोगे तो वो काम नहीं करेगा, रेडीमेड फॉर्मूला काम नहीं करेगा। एक बार आपको फॉर्मूला अपने हाथ से बनाना होता है। एक बार जब आप अपने हाथ से बना लेते हैं तो इसका कॉन्फिडेंस अलग होता है, उसकी समझ अलग होती है। वो कभी भी रेडीमेड से नहीं आ सकती, वो कभी भी रेडीमेड से नहीं आ सकती। अभी बन गया। अब मान रखो, मान है आपके पास। ये वेक्टर हो गया 0, दिया हुआ है वो देखो हो रहा, ये 0 वेक्टर हो गया, वैल्यू पुट कर दो। ए का परिमाण, ए वेक्टर 1 है, परिमाण 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 कॉमन आ गया। ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। जीरो वेक्टर का स्क्वायर मतलब जीरो वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की जीरो वेक्टर से डॉट गुणा करूंगा तो जीरो आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, फिर 2 बटे में आ जाएगा, 3/2 आ गया। ए डॉट बी है ना। अच्छा, यहाँ पे जो मैं अभी बता रहा था उसमें फर्क है कि आप लोग 2 वर्ड से वाकिफ होंगे। एक वर्ड होता है सुना हुआ, एक होता है किया हुआ। एक होता है सुना हुआ, एक होता है किया हुआ। दोनों चीजों में से कौन ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है? कौन सी चीज ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, सुना हुआ या किया हुआ? सुना हुआ या किया हुआ? समझ में आएगा, दोनों बातों में रात दिन का अंतर है, दोनों ही चीजें काम करती है, दोनों ही कारगर है। लेकिन एक होता है सुना हुआ, जब आपने फॉर्मूले को सुना किसी से, किसी ने कहा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर, ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। ये होता है सुना हुआ। इतना इफेक्टिव कभी नहीं होता जितना किया हुआ, क्योंकि किया हुआ आपको कॉन्फिडेंस देता है। आप पूछ ले भाई, कुछ भी पूछ, सब पता है मुझे, ये क्यों आया, यही क्यों आया, ये दुआ क्यों आया, अब आपको हर बात पता है। ये जो ना, देखो सुना हुआ में ये नहीं पता होता कि ये 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, और ये बीच में परिमाण कहाँ से आ गए। सुने हुए में ये नहीं पता होता, सुने हुए में बस ये एज इट इज जैसा है वैसा वैसा ही होता है। आपको ये समझ में ही नहीं आता कि ये डंडे कहाँ से आ गए, अचानक से ये डंडे कहाँ से आ गए, ये दुए कहाँ से आ गए, ये ऊपर स्क्वायर कहाँ से आ गए, क्योंकि रेडीमेड है ना। रेडीमेड में आपको कुछ नहीं पता होता, रेडीमेड में आपको कुछ नहीं पता होता, बस आपको पता होता है ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो वो कॉन्फिडेंस कभी भी वो नहीं देता जो किया हुआ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन, ए वेक्टर बराबर है बी प्लस सी वेक्टर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी के बीच का कोण बताइए।
बी और सी के मध्य कोण 90। अच्छा, कोण भी दिया हुआ है। बी और सी के बीच का कोण 90 है। तो बताइए इन चार में से कौन सी कंडीशन सत्य है? एक स्टोरी थी जिसमें इलॉन मस्क जो है वो एक स्कूल में जाते हैं। उनके जो घर के पास में एक स्कूल होती है, उस स्कूल में वो जाते हैं और देखते छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 8 से 10 साल के। तो वो उन्हें कहता है, उन बच्चों को अपने घर पे बुलाता है और एक छोटा सा प्रोग्राम रखता है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम रखता है। और इलॉन मस्क वैसे नॉर्मली ऐसी चीजें करते भी रहते हैं। तो उन्होंने उन बच्चों को कहा कि इन बच्चों को स्कूल से निवेदन किया कि ये जो बच्चे हैं इनको एक बार मेरे घर पे लाइए, मैं इनको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इनको समझाना चाहता हूँ जो मैंने सीखा है अपने जीवन से। तो जब वो टीचर्स उनको लेके आते हैं, वो लेके आते हैं, तो वो एक मशीन को ठीक करने के बारे में बात बताते हैं। बोलिए कि जैसे आप किसी मशीन को ठीक करते हैं, तो आप हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम बताता है, पहले उसको ट्रेन करता है। ट्रेन कैसे? देखो बेटा, ये हथौड़ा होता है, याद करो। ये हथौड़ा होता है, याद करो, इसको हथौड़ा कहते हैं। फिर वो एक पेचकस निकालेगा, देखो इसको पेचकस बोलते हैं, इसको पेचकस बोलते हैं। फिर वो पाने जो होते हैं वो निकाल के दिखाएगा, देखो ये पाने होते हैं, ये 15 नंबर का, ये 17 स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं, ये 15 नंबर, ये 17 नंबर, ये 11 नंबर, ये 13 नंबर, ये 24 नंबर, ये 28 नंबर। वो उसको थ्योरी 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 पढ़ाते रहते हैं। मतलब कई दिन तक ये चलेगा। फिर वो गाड़ी में जाएगा, तब तक वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा। तब तक वो जो बंदा होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। इनको याद करने करने में, हथौड़ी को याद कर रहा है, वो पेन ड्राइव, मतलब जो स्क्रू ड्राइवर है उसको याद कर रहा है, पानों को याद कर रहा है, ड्रिल मशीन को याद कर रहा है। वो उन चीज़ों को याद करने करने में वो लगभग 5 या 7 दिन बाद भयंकर एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये टेक्निक गलत होती है। अब आ जाइए दूसरी टेक्निक पे। तो स्कूल को जो उन्होंने कि दूसरी टेक्निक क्या है? दूसरी टेक्निक ये है कि आप बच्चों को एक काम करिए, ये मशीन, ये प्रॉब्लम पकड़ा दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, ये मशीन है, तुम्हें ठीक करनी है। ये मशीन है, तुम्हें ठीक करनी है। तो क्या होगा? बच्चा जाएगा, जाते देखेगा, अरे यार ये चीज़ें, ये तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए? तो वो ढूँढेगा, ये चाहिए। इसको क्या कहते हैं? हथौड़ी। तो उसको काम के साथ वो याद होगी कि ये चीज़ तोड़ने काम आती है। फिर ये नट खोलना है, इसके लिए क्या चाहिए होगा? पेचकस। अब वो, इसे कहते हैं लर्न विद फन। अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो चीज़ें काम आ रही है, उनको उठा रहे हैं। अब आप पहले से ही याददाश्त के साथ नहीं जा रहे। आप अपनी याददाश्त टेम्परेरी नहीं, विद एक्शन बना रहे हैं। आपको पेचकस चाहिए था, तब आपने पेचकस पकड़ा। जब आपको हथौड़ी चाहिए थी, तब आपने हथौड़ी पकड़ी। तो ये होता है विद प्रॉब्लम पढ़ना।
तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। a बराबर b प्लस सी है, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने का मतलब ये होता है कि a डॉट ए और इधर b प्लस सी डॉट b प्लस सी। और इस साइड हो गया आपका a से a, तो a के परिमाण का स्क्वायर। उधर हो जाएगा आपका, ब्रैकेट खोलोगे तो b के परिमाण का स्क्वायर प्लस c के परिमाण, क्योंकि b डॉट b आएगा तो b के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, c डॉट c के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 b डॉट c। और ये आपका a का परिमाण हो गया। a का परिमाण दिया हुआ है, 3 सदिश इस प्रकार से नहीं दिया हुआ। ठीक है, कोई ना। ये हो गया आपके a के परिमाण का स्क्वायर, b के परिमाण का स्क्वायर प्लस c के परिमाण का स्क्वायर, और ये हो गया b डॉट c है। b डॉट c बराबर हो जाएगा b का परिमाण, c का परिमाण और कॉस इनके बीच का कोण, जो कि बताया हुआ 90 डिग्री, कॉस 90। कॉस 90 का मान हो जाएगा 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका a का परिमाण का स्क्वायर बराबर b के परिमाण का स्क्वायर प्लस c के परिमाण का स्क्वायर। और हमने पढ़ा है कि a के परिमाण को आप सिर्फ a लिख सकते हैं, सिर्फ a लिख सकते हैं, b के परिमाण को सिर्फ b लिख सकते हैं। तो ये हो गया a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आंसर हो गया, ठीक है, सही है। अगला सवाल, F1, F2, F3 तीन वेक्टर दिए गए हैं, ए बी दिया गया है। F1, F2, F3 और ए बी का अदिश गुणन मतलब डॉट गुणा बताना है कि कितना होगा। हाँ, अगर थोड़ा सा इसको, इस सवाल को दूसरे तरीके से करो तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये वाली बात, ये बात जो है ये त्रिभुजों पे लागू होती है, ये बात त्रिभुजों पे लागू होती है। इसका मतलब है ना, त्रिभुजों में ही एक सदिश बाकी दो सदिशों के जोड़ के बराबर होता है, ये त्रिभुज में। तो बी और सी दो वेक्टर एक दिशा में जाएंगे, इससे कंफर्म होगा कि त्रिभुज बन रहा है। इस भुजा का वेक्टर हो गया बी और इस भुजा का वेक्टर हो गया सी, और ये आपका हो गया ए वेक्टर। ठीक है, अब इन्होंने कंफर्म कर दिया आगे कि बी और सी के बीच में 90 का कोण है, ये कोण 90 हो गया, 90 होते ही एकदम सीधा हो गया। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई में संबंध क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बिना पेन चलाए भी आप इसको कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी इसके अगर मर्म को समझ रहे हैं, सार को समझ रहे हैं, तो पकड़ लेंगे कि a बराबर b प्लस सी है। दो भुजाओं का जोड़ तीसरे सदिश के बराबर है, दो सदिशों का जोड़ तीसरे सदिश है। मतलब अगर इन्हें त्रिभुज की भुजाओं के रूप में देखा जाए तो ये त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज में भी ए बंद करने वाला सदिश हो गया, दो ये हो गए, इन दोनों के बीच का कोण 90 है, तो इसका मतलब त्रिभुज भी हो गया। कौन सा, समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज हो जाता है, अगर समकोण त्रिभुज हो जाता है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो हो गया, तो उससे डायरेक्ट हो जाएगा। और गणित में याद रखो, गणित कभी गलत नहीं होती। ये नहीं होती कि आप वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर का मतलब सिर्फ वेक्टर ही काम करेगा। पुरानी वाली गणित गलत हो गई, पुरानी वाली गणित भी पाइथागोरस प्रमेय सत्य है, सत्य है, सत्य है। पाइथागोरस प्रमेय सत्य है, सत्य है, सत्य है।
उसमें गलती नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आप वेक्टर पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय, जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा और जब भी लंबाइयों की बात होगी पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी। हाँ, अब समकोण त्रिभुज ही नहीं बन रहा या लंबाइयों की बात नहीं हो रही है, समकोण त्रिभुज की बात हो और उसकी भुजाओं की लंबाइयों की बात हो, तो फिर कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये चाहे आप कोई भी गणित, कोई भी एडवांस गणित क्यों ना पढ़ रहे हो। F1 प्लस F2 प्लस F3, आई, इसमें आई है नहीं, जीरो हो गया। अच्छा, यहाँ पे 3 है, ये आई हो गया, यहाँ आई है नहीं तो ये जीरो आई हो गया, जीरो तो आई और जे हो गया आपका माइनस जे। ए बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये हो गया 6 माइनस 4, 2 आई प्लस 4 जे। अब इनकी डॉट गुणा करने के लिए बोल रहे हैं। ये बार हो गया, ठीक है। अगला सवाल 9 आएगा। मैंने क्या गलती कर दी? अच्छा जी हे राम, नो। बढ़िया है। गलती, मैं भयंकर गलतियां करूं, भयंकर गलतियां करूं। मैंने बढ़िया करी, मैं फर्स्ट गेट सेकंड गेट की तैयारी कौन करी? अगर मैं तैयारी करता हूँ मैं कद्दे कौन लागता हूँ, क्योंकि यहाँ की गलतियां करता तो पक्की बात है। मेरे से गलतियां हो जावे, मैं तो सीरियसली कौन लिवान है, क्योंकि सीरियसली वो लेता है जो तैयारी कर रहे हैं सीरियसली आप लोग लेते हो, है ना, सीरियसली आप लोग लेते हो, क्योंकि आप लोग परीक्षा में बैठने वाले हो, आपको पता है एक एक गलती की कीमत क्या होती है। अब मुझे कितना पता चलता है मेरे लिए कौन से 2 नंबर जा रहे हैं, कौन से 1 नंबर आ रहे हैं, तो मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए गलतियां ज्यादा होती है, क्योंकि 70 कम हूँ, कम अवेयर हूँ कि कोई बात नहीं, होगी होगी, आप ठीक करवा दोगे ना, बैठे हो ना आप,
तो इसलिए ज़्यादा गलतियां बढ़ जाती है, थोड़ा लापरवाह हो जाता हूँ। तो ए का परिमाण 3, बी का परिमाण 4, ए और बी के बीच का कोण 120 डिग्री है। ए का परिमाण 3 है, बी का परिमाण 4 है, ए और बी का बीच का कोण 120 डिग्री है, तो 4A + 3B। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोड हटाने का तरीका लगाएंगे। और मोड हटाने का तरीका हमने पढ़ा है कि मोड का स्क्वायर कर दें। तो मोड का स्क्वायर का मतलब होता है वेक्टर का स्क्वायर। मोड का स्क्वायर मतलब उस वेक्टर का स्क्वायर। यही चीज पढ़ी थी हमने, यही पढ़ा था हमने कि ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर, उसके परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है वेक्टर का स्क्वायर या फिर ए डॉट ए। ये तीनों चीजें एक ही है। इससे हमारा मोड हट जाएगा, इससे हमारा मोड जो है वो हट जाएगा। तो 4A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर डॉट 4A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर 16A डॉट ए, बंटनता का नियम लगाने पर 12A डॉट बी प्लस 12B डॉट ए प्लस 9B डॉट बी, 12 12 24, 4A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर हो गया हमारे पास 16A वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस 12 12 24 ए डॉट बी हो गया ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा जो कि 120 डिग्री है, 120 डिग्री प्लस 9 बी के परिमाण का स्क्वायर 16। ए का परिमाण हो गया 3, 24 गुणा ए का मान 3, बी का मान 4, कॉस 120 का मान -1/2 प्लस 9, बी का परिमाण 4, 4 का 16, 144, 2, ये भी 144 और ये भी 144। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर काट दो, 4A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर का स्क्वायर, ये कट गया, 4A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर ठीक है। चलो क्लास को विराम करते हैं। अगली क्लास आज जल्दी है, 11 बजे ही है, तो आधे घंटे बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आज हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, बीजगणित स्टार्ट करेंगे उसके अंदर। तो
मिलते हैं बीजगणित में, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बीजगणित जो है ना वो बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है। जब भी आप किसी भी गणित को हम पढ़ रहे हैं, अभी जो चीजें पढ़ रहे हैं मोटा मोटी बीजगणित का ही पार्ट है। तो बीजगणित के जो नियम है वो जितने ज्यादा आपके शार्प होंगे, है ना, सोचो चाकू जितना ज्यादा शार्प होगा सब्जी काटने में उतनी आरामदायक कटेगी, उतनी जल्दी आप अपने काम को निपटा पाएंगे। तो अलजेब्रा आपका बेसिक पार्ट है। अलजेब्रा हमारे पूरे गणित का मूल आधार है। वो जितना ज्यादा शार्प होगा, जितना ज्यादा आपको ए बी सी एक्स वाई जेड सॉल्व करने में जितनी जल्दी आप कर पाएंगे उतनी जल्दी आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सवाल एक्स वाई जेड ए बी इन्हीं के इर्द गिर्द बनते हैं। तो इनमें जितने आप शार्प होंगे उतनी जल्दी आप फायदा उठा पाएंगे। तो अब अलजेब्रा स्टार्ट होगा, आज मजा आएगा, शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।